प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी इस वक्त आईएमएफ प्रोग्राम के हवाले से, और आईएमएफ प्रोग्राम पाकिस्तान थोड़ा सा तवील उल मुद्दत प्रोग्राम चाह रहा है, ये क्या पॉसिबल हो सकेगा? जो नए वज़ीर ख़जाना हैं, पिछली दफ़ा हमने देखा इसहाक डार साहब को आजमाया गया, उससे पहले मिफ्ता इस्माइल थे, बात ना बन सकी, और अब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब आए और ये मोटिवेटेड नज़र आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले एक टीवी इंटरव्यू में भी वो कह रहे थे कि आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो हम 4 साल के लिए लेंगे, मना भी लेंगे और बहुत बेहतर होगी हमारी इकॉनमी। और प्राइम मिनिस्टर ने भी स्पेशली इसके ऊपर हिदायत दी हैं। वो टैक्स नेट में लाने की बातें कर रहे हैं, जो 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 एरियाज़ ग्रे एरियाज़ हैं वो ख़त्म करने की बातें कर रहे हैं। ये माजी में भी होता रहा, लेकिन ये चैलेंजेस कैसे इससे नबदअज़्बा होगी मौजूदा हुकूमत? आईएमएफ की अपनी शराइत होती हैं और आईएमएफ की थीम को समझना बड़ा ज़रूरी है। ये जो वज़ीर ख़जाना हैं ये ख़ुद उस बैंकिंग सिस्टम या उस स्कूल ऑफ थॉट के हामी हैं, उस सिस्टम का हिस्सा है। सिस्टम में रहते हुए तब्दीली कैसे आएगी और आईएमएफ के इस जंगल से बाहर कैसे निकलेगी पाकिस्तान की इकॉनमी? इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब मोहम्मद फ़ारूक अफजल साहब ने, सीनियर तजियाकार हैं, इकॉनमिस्ट हैं। फ़ारूक साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फ़ारूक अफजल साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह देखते हैं तब्दीली आई है? ज़ाहिर है इसहाक डार साहब का कहा जा रहा था वज़ीर ख़जाना के तौर पे, अब उनको रिप्लेस किया है जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने। इस तब्दीली को, इस रिप्लेसमेंट को कैसे देखते हैं? और वो ये चाह रहे हैं कि आईएमएफ के साथ साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 4 साल एक रिलेशन बने, ताकि हम बेहतरीन माशी पॉलिसी दे सकें और एक तसलसल हो आपकी इकॉनमी के अंदर। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी? ये जो उन्होंने अपना एक चार्ट सामने रखा है, इसको आप कैसे देखते हैं? नसीब भाई देखिए, ये हमारे मुल्क के साथ बहुत बड़ी बदकिस्मती रही हमेशा से कि हम कभी भी अपने इंडिजीनियस जो है ना फाइनेंस मिनिस्टर या इकोनॉमिस्ट जो है ना कभी भी पैदा नहीं कर पाए। हमें हमेशा से बाहर से बंदा भेजा जाता है। आप शौकत करीम साहब आए, आपका शौकत अजीज साहब आए, शौकत करीम साहब को भेजा गया, जो भी आता है अभी भी आप देखें कि क्या नाम है, औरंगजेब साहब जो आए हैं। एक्चुअली ये आईएमएफ या जितने भी जो मुल्क हमें पैसे देने वाले हैं वो अपना बंदा खुद अपॉइंट करते हैं सो दैट ही और शी कैन प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। ठीक है ना? तो उसमें होता क्या है कि देखिए ये पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर आप समझते हैं कि कर्जों से सही हो जाएगी तो ये बिल्कुल अजीब सी बात लगती है। कोई भी घर, कोई भी जगह जो है वो कर्जों से नहीं संभलता, बल्कि वो आपके जो अखराजात होते हैं ना, जो भी आपके अंदरूनी अखराजात होते हैं, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जो याशियां होती हैं, जब आप उनको कम करते हैं तो आपके पास किट्टी में पैसे बचते हैं। तो अगर आप कहेंगे यार हमारी वो याशियां भी चलती रहें और हम लोन लेके भी काम करें, तो वो कि जितना बार पड़ेगा लोन का वो पे बैक तो कर रहे हैं ना हमको, तो वो किसी न किसी सूरत में, टैक्सेस की सूरत में, जो ऑलरेडी हमारा एक एग्जिस्टिंग हमारे जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी के या सैलरीड पर्सन या जो भी हैं, उन पर ही बार पड़ेगा, आवाम पर ही बार पड़ेगा। तो इनके लिए बड़ा आसान होता है कि ठीक है जी लोन ले लो, हम यहाँ टैक्स लगा देंगे और जनाब आपको पे बैक कर देंगे। अभी लोन उतारने के लिए लोन चाहिए हमको, आप सोचे ना जरा। तो कितने शर्म वाली इसमें बात है। फारूक भाई एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने शुरू में भी इसका जिक्र किया। इलेक्शंस होते हैं हमारे यहाँ, इलेक्शंस आप इसलिए करवाते हैं कि एक नई टीम आए, सियासी तौर पे कैबिनेट बनती है, जो लोग जीत के जाते हैं। हमारे पास हमेशा जो वज़ीर ख़जाना होते हैं वो टेक्नोक्रेट ही क्यों आते हैं, जिसका जिक्र आपने शुरू में भी किया। अवाम के वोटों से जीता हुआ शख्स वो वज़ीर ख़जाना क्यों नहीं बनता, और क्यों हम डिपेंड करते हैं आईएमएफ के लोगों के ऊपर ही? देखिए उसकी ये होती है कि जो पैसे दे रहा है ना हमें, जो हमारी किट्टी में पैसे डाल रहा है ना, वो कहता है भाई पैसे मैं आपको दूंगा कोई याशियों के लिए, अच्छा। लेकिन मेरा बंदा आप साथ रखो जो उसको मॉनिटर करेगा कि आया हमें जो आप पे बैक करोगे, जो पॉलिसीज हमें, जो भी आप हमें पॉलिसी दे रहे हो कि इस तरह हम पे बैक करेंगे, सो दैट ही कैन मॉनिटर दैट। तो ये बंदे जब भी आते हैं ये आके पहले हलफ उठा लेते हैं, उसके बाद फिर सेनेटर बना के उनको आगे रखा जाता है या फिर एमएनए की सीट करा के दोबारा उनको किया जाता है। 6 महीने वो
अपॉइंट किए जाते हैं बाहर से ही, ठीक है ना। तो ये अवामी नुमाइंदे तो होते नहीं है, आपको पता है। ये चंद सालों, 2 सालों, 3 सालों के लिए आएंगे, जो भी IMF के जो मफादात है उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, पाकिस्तान को मजीद, हमारी अवाम को, हमारे मुल्क को मकरूज करेंगे मजीद, और फिर ये चले जाएंगे। ये एक सिस्टम बना हुआ हमारे पास। लेकिन आप ये देखें कि जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, आई है या है, जो भी है, वो अपने जो अंदरूनी जो अखराजात हैं, देखिए हमें अपनी पॉलिसी जो है जो इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, माशियत को बेहतर करने के लिए हमारी वो कंडीसिव एनवायरनमेंट पैदा करना पड़ेगा जिसमें डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर है वो पैसा लगाए। टैक्सेस को कम करना पड़ेगा ताकि ज्यादा लोग टैक्स पे कर सकें। देखिए जब ज्यादा हैवी टैक्स करते हो तो उसका रिजल्ट क्या आता है कि लोग टैक्स चोरी की तरफ जाते हैं और टैक्स कम हो जाता है। अभी आप देखिए 25% इन्होंने गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाया है, तो गाड़ियां कम बिकना शुरू हो जाएंगी। होगा क्या कि जो ये सोच रहे कि हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, वो रेवेन्यू मजीद कम हो जाएगा। जहां भी इन्होंने कभी भी इस तरह टैक्सेशन बढ़ाई है, आप देखें कि उसकी डिमांड भी कम हो जाती है एंड फाइनली दे डोंट गेट रेवेन्यूज आउट ऑफ दैट एक्चुअली। तो हमारा ये जो पॉलिसी है ना, ये समझते हैं कि यार जिसको दबाना है उसको दबाए रखो, इसी तरफ रखो, ये चलेगा नहीं। ये आपके जो हमारे जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, याशी है, उसको तो खत्म करने को तैयार नहीं है। 100, 150, 200 अरब रुपया जो चल रहा है साल का खामखई का, उसको तो कम करेंगे। उसको तो कम नहीं कर रहे और कम होता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा। लेकिन जो नए वज़ीर ख़जाना है वो ये कह रहे हैं कि हम टैक्सेस बढ़ाएंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे। ये फार्मूला किस हद तक कामयाब होगा? आप खुद ज़ाहिर अब बिजनेसमैन है, इन चीज़ों का समझते, तो कैसे? देखिए हमारी अगर बिजनेस कम्युनिटी पे मजीद टैक्स लगाएंगे ना, ये बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे, क्योंकि बिजनेसमैन जो ना फिर यहाँ टिकेगा नहीं, ये बता दूं आपको मैं। देखिए ये जरूर, ये हम जरूर इसको एनकरेज करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे अगर टैक्स नेट में नए लोगों का इजाफा होता है। ऐसे उन सेक्रेड काउस को टैक्स ब्रैकेट में लाया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर है। आई डोंट थिंक सो उन्होंने एक सियासी बयान दे दिया कि एग्रीकल्चर पे भी इनकम टैक्स लगाएंगे। लगा के दिखाएं जरा। ये आपकी जितनी जो कैबिनेट बैठी हुई है, जितने आपके MNA सेनेटर्स हैं, जर जागीरदार हैं, और नहीं है तो दे आर सपोर्टेड बाय दोस वडेरास एंड जागीरदार। ठीक, तो इसमें जाएंगे टैक्स लगे। फारूक भाई, अभी थोड़ी देर पहले वफाकी वज़ीर ख़जाना एक TV इंटरव्यू भी दे रहे थे, उसमें वो कह रहे हैं कि हम निजकारी की तरफ भी जाएंगे और मज़ीद जो है वो इदारों को प्राइवेट करेंगे। PIA का भी उन्होंने जिक्र किया। आप समझते हैं कि इदारों को निजकारी की तरफ जाना चाहिए और ये एक मेजर रोल प्ले करेंगे हमारी इकॉनमी को बेहतर करने में? मुझे ये बताइए कि 4-5 अदारे बेचने के बाद ये सिर्फ चंद लोगों के मुफादात के लिए काम करेंगे, नथिंग एल्स। अच्छा। आफ्टर दोज एसेट्स एक्चुअली, ये 4-5-6 अदारे बेचने के बाद कितने पैसे आ जाएंगे? क्या ये लॉन्ग टर्म पैसे रहेंगे? देखिए ये 4-6 अदारों को बेच के ये व्हाइट वॉश करना आंखों का जी कि इससे इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, दिस इज ऑल आई मीन एब्सर्ड एक्चुअली। आई डोंट बिलीव इन दैट। देखिए बात यह है कि इन अदारों को, हर अदारा सही चल सकता है अगर वहां करप्शन और चीजें ठीक की जाएं। PIA के ऊपर मुझे याद है कि आपके K21 में मैं रेगुलर बेसिस पे, जब पिछले से पिछले गवर्नमेंट जो PIA पे नजकारी करना चाह रही थी, हमने उसको डिफेंड किया था कि नहीं नजकारी करनी चाहिए। देयर आर वेज टू बेसिकली टू हैव टू करेक्ट द मिस्टेक्स ऑफ, क्योंकि करप्शन कम करें आप यार, आप उसमें रिफॉर्म्स लेकर आए, हर चीज ठीक हो सकती है। लेकिन ये डेलिबरेटली ऐसा काम किया जाता है। पिछली जब अरशद मलिक साहब थे, उन्होंने 200-250 अरब रुपया जो था वो लॉस का कम किया था, ठीक है ना, वो एफिशिएंसी से, इफेक्टिविटी से, नई उन्होंने फ्लाइट चलाई, सब कुछ किया। अब स्टील मिल का भी आप देख लें, स्टील मिल कितनी बड़ी जगह है और उसको अब औने पौने फरोख्त करने, पहले भी ऐसा हो चुका है। लेकिन आप ये वो नेशनल एसेट्स हैं जो पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ कि पहचान है, आप उसे कैसे खत्म कर सकते हैं? नजकारी कर सकते हैं आप लेकिन इनके रिस्ट्रक्चर करें उसको। फारूक भाई, ये अगर आप खत्म कर भी रहे हैं तो उसके खत्म करने से कोई इम्पैक्ट भी तो आना चाहिए ना, जब मेजर इम्पैक्ट तो आ नहीं रहा। मैंने बताया ना जफीर भाई, अगर आप 6-7 अदारों से 400 अरब ले लेंगे, 500 अरब ले लेंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 400 अरब से क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? क्या ये मुस्तकिल हल है उस चीज का? नो, आप तो लोन लिए जा रहे हो। मेन चीज तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स ले रहे हो, राइट? आप 4-4.5 बिलियन डॉलर के 6.5-8 बिलियन डॉलर लेने के प्रोग्राम ला रहे हैं 4 साल में। तो आप समझते हैं कि ये 400 अरब लेके, एक छोटा सा पीनट लेके आप इकोनॉमी को बेहतर कर लेंगे? ठीक है फारूक भाई, ये जो टैक्स की बात कर रहे थे आप पहले भी, अभी वो भी ये कह रहे थे कि जी रेवेन्यू लीकेज की वो बात कर रहे हैं कि जी कहाँ कहाँ से आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से लीकेज हो रहा है उसको हम स्टॉप करेंगे, जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं उनको टैक्स नेट में लेके आएंगे। इसके हवाले से वो कह रहे हैं कि FBR की डिजिटलाइजेशन होगी
आप समझते डिजिटलाइजेशन तो खैर बहुत अच्छी बात है, हो जानी चाहिए थी, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये रेवेन्यू लीकेज रोक पाएंगे? सीरियस नोट पे मैं पूछ रहा हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इतनी बड़ी एक कैंसर है हमारा एफबीआर के अंदर जफीर भाई, ये उसको टच ही नहीं कर सकते। ये ब्यूरोक्रेसी यानी दे डोंट अंडरस्टैंड, ये बाहर से आए, इन्हें पता ही नहीं कि अंदर क्या हालात हैं। जब्बर साहब भी आए थे, बेचारों ने कोशिश करके लिए चले गए ना वापस वो भी। तो जी बिल्कुल। ये आप इतनी बड़ी एक कैंसर है पाकिस्तान का, जो ब्यूरोक्रेसी में जो करप्शन का आंसर होता है, ये अभी का तो नहीं बैठा हुआ ना, ये तो 70 सालों से बैठा हुआ है। इतना बड़ा सांप बन चुका हुआ है। आप समझते हैं कि इनको आप वो ठीक कर लेंगे? देखिए इनकी इनकम ठीक है, ये दावा तो कर रहे हैं, तो फारूक भाई क्या फिर इनको 4 साल प्रोग्राम मिल जाएगा जिस तरह ये चाह रहे हैं, थोड़ा सा तसलसल हो आईएमएफ का? प्रोग्राम तो लेंगे। देखिए बात यह है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन तो देना है, क्योंकि उनको पता है कि हम इनसे, देखिए वो अपने जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखवाएंगे कि हमें क्या क्या करना है इंटरनेशनली, जो है ना लोगों को एक्सेप्ट, उनके जो पावर्स हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी के लिए कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो सामने रख के मनवाए जाएंगे। पैसे देंगे वो, उसकी कीमत वो लेंगे किसी और सूरत में एक्चुअली, और वो लेकिन बताया भी जाएगा। 4 साल के बाद जब वो कीमत हम अदा करेंगे फिर इसी तरह कर्जे इकट्ठे करके, तो मसला तो यह ना फारूक भाई, इंडिया आईएमएफ प्रोग्राम में गया, वो आईएमएफ से निकल गया, चीज़ें उन्होंने मैनेज की, बांग्लादेश हमारा छोटा भाई, और वो आईएमएफ में गया, कर्जा तो अमेरिका इस वक्त सबसे ज़्यादा मकरूज़ है, लेकिन वो चीज़ें करके अपने आप को अपने पाँव पे खड़े होते हैं और उसके बाद आईएमएफ प्रोग्राम से बाहर आ जाते हैं। और हम भी आईएमएफ प्रोग्राम से बाहर आए थे माजी में, तो उसके लिए क्या हिकमत अमली होगी ताकि हमारी जान छूट जाए इस प्रोग्राम से? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर आपने क्या एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ऐसे क्या लायामिल इख्तियार किया है? आपने तो उल्टा इंडस्ट्री को बंद किया है। आप ये देखते हैं कि एनर्जी का क्राइसिस है हमारे मुल्क में, ईरान से पाइपलाइन लेने में क्या प्रॉब्लम को मौत आ रही है। अगर आप देखें, हम यानी कि हमारे जो नेगोशिएटर्स हैं वो इंटरनेशनल पावर्स को, जिन्होंने उन पर सैंक्शन लगाई हुई हैं, उनसे नेगोशिएट नहीं कर पा रहे कि मेरे मुल्क का बहरान क्या है। अगर आप कहते जी कि आप उससे गैस ना लें सस्ती, तो आप हमें पे पैसे दो भाई, उसके पे हमें गैस दो कहीं से, वो निगोशिएट तो करें। अगर इंडिया इस वक्त सबसे बड़ा रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने वाला कंट्री बन सकता है, वो ईरान से भी ले रहा है ऑयल, इन दोनों कंट्री पे सैंक्शन लगी हुई है, ठीक है, कुछ यूएनओ की भी हैं, कुछ यूएसए की भी हैं, दे आर स्टिल डूइंग बिजनेस विद देम, दे आर, आई मीन इंडिया इज इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम ऑल, आई मीन बोथ द कंट्रीज। पाकिस्तान को क्या मसला है? हम पाकिस्तान जो है रशिया से सस्ता ऑयल क्यों नहीं ले सकते? हमें एनर्जी के रेट्स कम करने के लिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए, इंडस्ट्री को पहिया चलाने के लिए हमें करना पड़ेगा। आप ये देखिए कि 44,000 मेगावाट की हमारी कैपेसिटी है, और हमने जो आईटीपीस को अपने हमने ब्लैकमेल होते हैं उनके हाथों से जो अपने मुआहदे करा रखे हैं कि जी कैपेसिटी की बेस पे आप उनको पैसे देंगे, वो बिजली प्रोड्यूस करें या ना करें, वी हैव टू पे देम इन डॉलर्स एक्चुअली। तो ये किस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स है भाई? और हम इतनी महंगी बिजली के कॉन्ट्रैक्ट्स, और फिर जो पाकिस्तान में 44,000 है लेकिन पैदा हो रही है 2,500 मेगावाट की, तो बाकी पैदा क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, इसके ऊपर फोकस करना होगा। बहुत शुक्रिया फारूक अफजल साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पाकिस्तान को माशी तौर पे अपने पाँव पे खड़ा होना है तो प्रोडक्शन पे फोकस करना होगा, अपनी चीज़ें बेहतर करनी होगी। आईएमएफ कर्जा ज़रूर देगा, अपनी शराइत के ऊपर देगा, और उन शराइत को पूरा करते करते 4 साल गुजर जाएंगे, और उसके बाद 4 साल बाद फिर हम इसी पॉइंट पे खड़े होंगे कि मज़ीद 4 साल के लिए इससे डबल ट्रिपल कराया जो हमें कर्जा मिले ताकि इस मुल्क को चलाया जा सके। आपको बड़े फ़ैसले करने होंगे, और जो टैक्स रेवेन्यू की बात हो रही है, ज़ाहिर है वो आपको इकट्ठा करना होगा, जनरेट करना होगा, प्रोटेक्शन साइड को बढ़ाना होगा ताकि हम आईएमएफ के जंगल से बाहर निकल सकें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।